नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दिल्ली की सियासत ना तो गोल है और ना ही दिल्ली खुद गोल है। सियासत इसलिए नहीं गोल क्योंकि एक के बाद एक कांग्रेस का वर्चस्व दिल्ली में हमेशा से रहा, लेकिन इस दौर में कांग्रेस पिछड़ रही है या फिर सीधे आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आकर खड़ी हो गई। लेकिन आज हम गोलमेज टेबल पर बैठे हैं ये चर्चा करने के लिए कि दरअसल सिर्फ 24 घंटे पहले, आज 23 तारीख है और 22 तारीख को हमने एक सर्वे कराया दिल्ली को लेकर। दिल्ली में चेहरे का मतलब क्या होता है, दिल्ली में चेहरों के आश्रय वोट होती है नहीं, सबसे लोकप्रिय कौन है, अगर लोकप्रिय है तो उसके पीछे किस दृष्टि से वोटर देख रहा है और वोटर की दृष्टि में कौन से बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों के आश्रय दिल्ली सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार कैसे प्रभावित होती है, ये सारे सवाल इस सर्वे के जरिए निकलेंगे। और तब राजनीतिक दलों के नेता हमारे साथ, पत्रकार हमारे साथ, सफोलॉजिस्ट साथ में। लेकिन आइए, सर्वे का दिन 22 जनवरी, विधानसभा क्षेत्र 35, हर विधानसभा में 3 पोलिंग बूथ लिए गए हैं, उस लिहाज से समझिए तो 105 पोलिंग बूथ और सैंपल साइज 1910। ये कुल स्थिति है। और इसमें एक जानकारी और जोड़ दें, अगर जो हमारे हिसाब से जो सर्वे एस्टिमेट किया गया 46.5% चूंकि सेंसस के लिहाज से दिल्ली में महिलाएं हैं वोटर, हमने 43% वोटरों से, महिला वोटरों से इसमें पूछताछ की है। अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय का सिर्फ जिक्र करें तो 12.9% दिल्ली में है, हमने 12% को पकड़ा है उसके बीच में अपने सैंपल साइज में। सिख 4% है, हमने 5% पकड़ा है और अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट 16.8, हमने 13% पकड़ा है। इस लिहाज से ये पूरा सर्वे किया गया है। चर्चा हम शुरू करें इन सब के बीच ये बता दें कि दिल्ली में पहली बार एक ऐसी स्थिति आई है जिसमें हर का चेहरा सामने है और खुले तौर पर चेहरा सामने, ये कहकर सामने है कि कोई विधायक दल की बैठक नहीं बैठेगी बल्कि यही चेहरा है, आप वोट डालिए, सरकार बनेगी तो यही सीएम होंगे। आइए जरा इसकी शुरुआत करते हैं। इस शुरुआत में पहला सवाल हर जहन में जो था वही सवाल सर्वे में भी था, वो कौन सा शख्स है दिल्ली का जो सबसे बेहतर मुख्यमंत्री हो सकता है। जाहिर है 3 पार्टियां हैं तो 3 नेता इसमें देखिए ये एक शानदार स्थिति है। किरण बेदी 38%, 22 तारीख को ये किया गया है, इसका मतलब है कि किरण बेदी की एंट्री होती है और उसके तुरंत बाद का ये पहला सर्वे है किरण बेदी के लिए। लेकिन ये छलांग जबरदस्त है, 38% तक अगर किरण बेदी पहुंच रही है शुरुआती दौर में ही, जो कि इससे पहले ना राजनेता रही है, ना नेता के तौर पर कोई उपस्थिति, बल्कि आंदोलन से निकली, कभी खुद केजरीवाल के साथ थी, केजरीवाल राजनीति में आए, उसका विरोध किया और अब 38%। लेकिन नंबर 1 पर अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के, 49 दिनों की सरकार, सत्ता छोड़ देना, कई सवाल उनके साथ जुड़ गए। और महत्वपूर्ण यह है कि दरअसल हमने इसके बीच में इन तमाम सवालों को लिया है जो वोटरों के जहन में है, नेताओं के हिस्से में आते हैं कि आपको क्या क्या कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है, यह भी सर्वे में आएगा। तीसरी स्थिति अजय माकन लगातार प्रयास करते रहे, याद कीजिए शीला दीक्षित के दौर में, वो 12% के साथ तीसरे नंबर पर है। तो यही तीनों को लेकर यही 3 चेहरे थे, चौथा चेहरा रखने की जरूरत नहीं थी और इन्हीं 3 चेहरों के आश्रय। अब इसमें एक दूसरा सवाल बनता है कि क्या वाकई चेहरे इतने महत्वपूर्ण दिल्ली में होते हैं। दूसरा सवाल था वोट जो जनता देती है उसका आधार क्या हो सकता है, क्या ये वाकई चेहरों के इर्द गिर्द रहता है। यकीन जानिए वोट देने का आधार जो बताया गया, जो बेस बताया गया, वो 51% लोगों की राय है, सीएम को देखकर ही वोट दिया जाता है, यानी जो सीएम का उम्मीदवार है उसी को देख के वोट देते हैं, 51% लोगों की राय है। पार्टी देखकर देखते हैं वो बीजेपी में है, आम आदमी पार्टी के साथ है, कांग्रेस सिर्फ 23%। इशू जिसका जिक्र बार बार हो रहा है दिल्ली में, वो कौन से इशू है, क्या इन मुद्दों के आश्रय लड़ा जाएगा, और इशू के ही इर्द गिर्द कमोवेश हर पार्टी का मैनिफेस्टो रहता है, लेकिन वहां पर सिर्फ 15% और 7% लोगों की राय है कि हम तो अपने इलाके का उम्मीदवार देखेंगे, वो उम्मीदवार कौन सा है, किस रूप में है। तो उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया वो सबसे नीचे आकर खड़ी हो गई है और सीएम पद का चेहरा यानी मास्टर स्ट्रोक जिसका जिक्र किरण बेदी के जरिए हो रहा था, वो शायद सबसे बड़ी बात हो चली थी। संजय जी सफोलॉजिस्ट हैं आप, सबसे पहले हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, ये जो हमने एक आधार चुना है ये कितना मायने रखता है, क्योंकि सीएम उम्मीदवार के तौर पर जो शख्स रहता है वोटिंग उसी आधार पर होती है। अगर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें, राष्ट्रीय स्तर पे जो तमाम चुनावी सर्वेक्षण आते हैं उनमें जो नतीजे आते हैं और यहाँ जो दिल्ली के नतीजे दिखाई पड़ रहे हैं उसमें बहुत अंतर दिखाई पड़ रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें, पार्टी सबसे महत्वपूर्ण चॉइस होती है लोगों की, पार्टी को लोग वोट देते हैं। पार्टी भी बल्कि आप कहें जो चुनाव चिन्ह होता है, सवाल उठा था कि मोदी ही चेहरा है
उन्हीं के नाम पर, वो भी कह रहे थे वोट दीजिए सीधे आ जाएगा। ये पिछले 2-3 सालों में ये कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ता है, और ये परिवर्तन शहरी इलाकों में ज़्यादा, अभी भी ग्रामीण मतदाताओं में इस तरह का परिवर्तन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। और दिल्ली में जैसा हमें पता है बहुत बड़ी संख्या में शहरी मतदाता, यहाँ ग्रामीण मतदाता होने का कोई सवाल ही नहीं है, बहुत छोटी संख्या में जो दिल्ली के गाँव है वहाँ पे हैं। तो इस तरह के जो नतीजे जो दिखाई पड़ रहे हैं कि आधे से ज़्यादा वोटर कह रहे हैं वो मुख्यमंत्री के पद के जो उम्मीदवार हैं उनको देख के वोट देंगे, तो ऐसा शायद दिल्ली में ऐसा परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। संबित पात्रा जी, ये मास्टर स्ट्रोक का किस्सा पूरे मीडिया में छाया रहा, अखबारों में छाया रहा, आप लोग की तरफ से भी आया किरण बेदी का नाम। इससे पहले जो भी नेता थे, हम लोगों ने जितने भी ओपिनियन पोल कराए, कोई नेता इस करीब तक नहीं पहुंचा था। 38% है, नंबर 2 पर है, लेकिन इस करीब तक नहीं था। हर्षवर्धन भी बहुत नीचे थे इससे पहले जो हम लोग सर्वे करा रहे थे। ये स्थिति संतुष्ट करती है या अभी भी आपको लग रहा है कि खतरे की घंटी है? नहीं, हम तो संतुष्ट तब होते जब ये 100% पे होता, स्वाभाविक रूप से। मगर मैं इसे खतरे की घंटी के रूप में नहीं देखूंगा। नहीं, मैं इसे खतरे की घंटी के रूप में तो बिल्कुल नहीं देखूंगा, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि मात्र 2 दिनों के अंदर 38% तक किरण बेदी पहुंच पाई, जब उनका डिक्लेरेशन हुआ और उसके बाद आपने सर्वे किया। बहुत कम समय लोगों को मिला इस पर चिंतन करने का, ये बहुत सडनली हुआ, और उसके बाद भी लोगों का जो रिस्पॉन्स आया है ये अपने आप में बहुत बड़ा है। ये अपने आप एक इवॉल्विंग प्रोसेस है और बढ़ता भी चला जाएगा। दूसरा, सैंपल साइज, देखिए बहुत अच्छा सर्वे आपने किया है, मगर सैंपल साइज मुझे लगता है 1900 लोगों के सैंपल का आपने साइज रखा है। इसमें महिलाओं का भी आपने एक बड़ा चंक लिया होगा स्वाभाविक रूप से, मगर मैं खुद अपने आप जो अपने मोहल्ले में महसूस कर रहा हूँ कि कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस, मतलब जिन लोगों ने जिसको भी सपोर्ट किया हो, मगर महिला खड़ी है वह भी किरण बेदी, इसके कारण से एक बहुत बड़ा परिवर्तन महिलाओं के वोटिंग पैटर्न में देखने को मिलेगा और यूथ के वोटिंग पैटर्न में देखने को मिलेगा। कटिंग अक्रॉस जो सपोर्ट किसी को भी कोई करता हो। बड़ी लंबी राजनीति की है जयमाकन जी, रागिनी जी, लेकिन बावजूद इसके चेहरा सामने आता है, संतुष्टि नहीं है। देखिए, ओपिनियन पोल्स के बारे में कांग्रेस की खास राय है और मेरी व्यक्तिगत राय भी है। मुझे लगता है कि मौसम की खबरों की तरह ओपिनियन पोल भी गलत ज़्यादा साबित होते हैं और सही कम। पर बहरहाल मैं तकनीकी विश्लेषण नहीं करूंगी। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की अलग अलग भूमिका होती है। तो ये कहना कि कोई कार्यपालिका के एक्सपीरियंस से आया है या न्यायपालिका के एक्सपीरियंस से आया है इसलिए राजनीति में भी सर्वश्रेष्ठ साबित होगा, मुझे सही लगता नहीं है। आपने कहा कि गोल मेज है हमारी, दिल्ली गोल नहीं है पर दुनिया गोल है, इसलिए एक हाथ से जो आप देते हैं वो घूम के आपके पास दूसरे हाथ से ज़रूर आता है। और इसीलिए आज आपको दिख रहा है कि ए टीम बी टीम के बीच में कोई बहुत ज़्यादा दूरी रह नहीं गई है। आप आशुतोष जी का भी बयान देख लें, आप उसके साथ में शशि भूषण जी का भी बयान देख लें, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक बहुत बड़ा परिदृश्य बदलने की जो बात की थी, जो लहर भी चली उसके बाद मोदी जी की, अन्ना जी के पूरे मंच को किस तरीके से संरचना करके नींव उसकी बनाकर एक एंटी कांग्रेस माहौल तैयार करने की कोशिश की थी। दुनिया गोल है तो कांग्रेस के हाथ से सत्ता गई, फिर कांग्रेस के हाथ में ही आएगी। नहीं ऐसा भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर एक चेहरा, इनके बीच की सिमिलैरिटीज मैं बताना चाहती थी कि इस मंच का दुरुपयोग करके अपने अंतिम लक्ष्य को साधा, जो कि राजनीति थी। और आज कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि दोनों दो पार्टियों के मुख्यमंत्री के चेहरे बनकर सामने आए हैं। और उन्हीं सिमिलैरिटीज के बीच में एक मैन विद अ डिफरेंस है जिसने काम करके दिखाया। दोनों पार्टियां कह रही हैं हमें मत दीजिए, बहुमत दीजिए तब करेंगे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे, सीएनजी ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्जन लेकर आए, मास्टर प्लान लेकर आए, मास्टर प्लान के तहत सीलिंग रुकी, डेमोलिशन रुका। हम खाली अभी चेहरों पर बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तभी बता रही हूं, 30 छात्र राजनीति से लेकर 30 सालों का राजनीतिक अनुभव, राजनीतिक परिपक्वता, साफ छवि, इससे ज्यादा मुझे लगता है जनमुखी राजनीति करते रहे वो सड़क से लेकर सदन तक। इससे अच्छा चेहरा दिल्ली की जनता के लिए मुझे भी नहीं लगता होगा, और दिल्ली की जनता भी मैं समझती हूं कि सहमत रहेगी इस बात पे। ओके, हम एक जानकारी दे दें आपको। हमको लगता है जानकारी रागिनी जी को देनी चाहिए। जब चुनाव हो रहा था 2013 में तो शीला दीक्षित जी से बातचीत हो रही थी और शीला दीक्षित ने पूरे डेवलपमेंट का और चकाचौंध को दिल्ली का बनाने का आपने जितना वक्त लिया उससे ज़्यादा वक्त लिया था और लेकिन चुनाव परिणाम अद्भुत हो गया, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हो गया। इसका मतलब है कि दिल्ली का मिजाज कुछ और ऐसा कौन सा मिजाज है कि अरविंद केजरीवाल नंबर 1 है? देखिए, सीधे सीधे एक अरविंद केजरीवाल का काम एक खुली किताब की तरह सबके सामने है, चाहे वो एक आंदोलनकारी की भूमिका में रहे हों, चाहे 49 दिन सरकार चलाने की भूमिका में रहे हों। सबसे पहली बात ये देखी जाती है किसी भी राजनीतिक दल में या राजनेता में कि जो आप कह रहे हैं उस पर खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया, कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया, आज कांग्रेस पार्टी को एहसास हो रहा है 15 साल राज करने के बाद वो कह रही है हम 1.5 रुपए यूनिट बिजली दे सकते हैं। इसका मतलब 15 साल आपने दिल्ली की जनता को महंगी बिजली दी, इसको आप स्वीकार कर रहे हैं। अपने घोषणा पत्र में आज आप कह रहे हैं हम 1.5 रुपए यूनिट बिजली देंगे, तब आप कह रहे हैं जब आपको 8% वोट मिल रहा है, तब आप कह रहे हैं जब आप जान रहे हैं कि हमें सरकार नहीं बनानी केजरीवाल एक खुली है। किताब तो जब सरकार नहीं बनानी है खुली तो आप किताब कह दीजिए हम 25 पैसे यूनिट बिजली देंगे। जवाब भी देना चाहूंगी, हम इस पे आएंगे, आप जब बोल रही थी मैंने देना खुली चाहती किताब केजरीवाल अगर हैं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमने जो वादा किया 50% बिजली का दाम कम करने की बात कही थी, हमने किया। हमने कहा था पानी मुफ्त करेंगे, हमने किया। हमने महिलाओं के सुरक्षा के सवाल पे कहा था जरूरत पड़ी तो सड़क पे संघर्ष करेंगे। 4 डिग्री टेम्परेचर में पूरी रात एक मुख्यमंत्री के तौर पे अरविंद केजरीवाल हम इस पे आते हैं। हमने कहा था ठेकेदारी प्रथा को जर्नलिस्टिक व्यू भी लेते चलें, सरकारी कर्मचारी को परमानेंट तीन नहीं एक लाइन रखना था, अगर आप अनुमति एक लाइन, उससे ज्यादा नहीं। ये कहा हमें लगता है राजनेताओं के उसमें मामला मुझे लगता है कि मैं भी रखूंगी। आप जब इन दोनों को बोल देखिए, आप दोनों भाई एक हो जाते हैं। जैसे ही हम लोग बोलना शुरू करते हैं, नहीं कर रहा, आप बोल टीम कह रहे हैं, लेकिन अब देखिए कमेंट फिर भी लेंगे समित पात्रा जी। हमको लगता है एक लाइन क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। देखिए आपने अभी कहा कि खुली किताब है अरविंद केजरीवाल, मेरा मानना है कि खुली किताब नहीं है, वो कोरी किताब है, उसमें लिखा नहीं है कुछ। और जहां तक आपने कहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय रख रहा हूं रागिनी जी, आपने कहा अजय माकन जी के बारे में अच्छी बात है आपने कही, मगर वही अजय, आपने विकास के विषय में भी कहा, वही अजय माकन कह रहे हैं कि शीला दीक्षित जी का सूर्य अस्त हो गया, और आप एक समय पे कह रही थी वही शीला दीक्षित ही डेवलपमेंट का फेस थी, और अजय माकन कह रहे हैं कि सूर्य अस्त हो गया, तो वो अच्छी बात है। नहीं आप क्या कहना चाहती थी? आप भी मोदी लहर के प्रति इतने आश्वस्त होते और भारतीय जनता पार्टी की जीत के प्रति इतने आश्वस्त होते, तो जो 4 प्रदेशों में इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी थी वो अचानक से बदल क्यों दी? और उसके बाद आप देखिए, मोदी लहर छोड़िए, किरण लहर ऐसी आई, वो सतीश उपाध्याय जी से पूछ लीजिए, वो आप जगदीश मुखी जी से पूछ लीजिए, तो पहले अपने भितरघात को देखें, उसके बाद दूसरे की तरफ उंगली उठाएं। पर लहरों को ना देखो, अपनी कश्तियों को संभालो। देखिए अरविंद केजरीवाल जी की तो खासियत ही ये है कि जो वो कहते हैं वो कभी करते नहीं। बिल्कुल सही, वो मुद्दा उठाते हैं, उसका राजनीतिक दोहन करते हैं और छोड़ देते हैं। जन लोकपाल बिल, आप भी दिल्ली में रहते हैं, किसी एक होर्डिंग पर दिखा, किसी रेडियो एफएम के एडवर्टाइजमेंट में दिखा? ठीक है, कहीं नहीं था। नहीं ये मुद्दा उठाया, हमको एक मिनट, हम इस चीज पे आ रहे हैं, को मौका देना तो हमें भी आम आदमी को एक चीज है, हम भाइयों को मौका दे रहे हैं, हमें भी थोड़ा मौका जी, हम एक चीज देख रहे हैं जो जिसका लाभ 41% क्यों हो जा रहा है। अरविंद केजरीवाल का नाम आते ही कांग्रेस और बीजेपी के लिए अरविंद केजरीवाल एक इशू हो जाते हैं। क्या यही वजह है कि हर की जुबान पर केजरीवाल आ गया है? कोई दूसरा इशू होने की स्थिति में अब किरण बेदी आई हैं, इसीलिए बहुत तेजी से राइज की है? वजह क्या होती है इसके पीछे? देखिए, मुझे आपकी बात में एक तर्क नज़र आता है और आपके सवाल में जवाब भी है कि बीजेपी का अगर आप कैंपेन देखें, क्योंकि अभी आज की तारीख में हम मान कर चल रहे हैं कि मुख्य लड़ाई दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। बीजेपी का पूरा कैंपेन, इसके बावजूद कि उसके पास एक महानायक है जो आज भी शहरी मध्य वर्ग में बहुत पॉपुलर है, दूसरे वर्गों में भी पॉपुलर है शायद, लेकिन एक निगेटिविटी से शुरू होता है, एक नकारात्मकता से शुरू होता है। वो क्या? ये भगोड़ा है, ये भागेगा, ये भाग जाता है। दूसरा, अगर ये सरकार बनी तो केंद्र और राज्य में जो आपस के रिश्ते हैं वो गड़बड़ा जाएंगे। अच्छा होगा कि उसी की सरकार राज्य में भी बने जिसकी केंद्र में भी है। इट्स ऑल निगेटिव। तो ये जो नकारात्मकता पर आधारित पूरा लॉजिक है। और तीसरा, अपने पार्टी के सभी दिग्गज नेता जो दिल्ली के हैं उनको धराशायी करके ऑल ऑफ सडन एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो सिविल सोसाइटी के पार्ट थी, जो एनजीओ चलाती थी, जो दो साल आंदोलन में भी शामिल हुई, एक खास ढंग के आंदोलन में। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, हम लोग इसके एक लाइन में कंक्लूड कर लूं, एक लाइन में कंक्लूड कर लूं, तो ये भी एक निगेटिविटी है, एक तरह का ये भी नकारात्मकता है राजनीति में कि आपको अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है। देखिए, किरण जी आती और वो पार्टी में शामिल होती, कैंपेन चलाती, जबरदस्त ढंग से शामिल होती, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया है, आपने चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार बनाया है। ये भारत के इतिहास में संभवतः पहली घटना है। तो मुझे लगता है कि वो जो निगेटिविटी है, वजह है जिस वजह से झटके में ये किरण केजरीवाल को 38% तक चली जाती है। देखिए, मुझसे आप स्पेसिफिक सवाल क्या कह रहे हैं कि कौन सी वजह है जिसमें कि 1 नंबर पे केजरीवाल बने, और कौन सी वजह है कि झटके में 38% तक किरण चली जाती है? हमें
ये देखना चाहिए कि हर स्टेट की, ये पहला दिल्ली में चुनाव है जो 5 चुनाव की श्रृंखला शुरू हुई थी जहां कोई चेहरा ही नहीं था। वहां भी वोट मिला, बड़ा डेसिव मैंडेट मिला। पहली एक ऐसी जगह है जहां से एक पहले से चेहरा खड़ा है। सवाल इस बात का भी होता है कि आप में बहुत अच्छा गुण है, आप एयरबस के इंजीनियर हैं, मुझे अपना स्कूटर ठीक करवाना है लैम्ब्रेटा, मुझे हो सकता है कि आपकी बड़ी तारीफ करूंगा, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा लैम्ब्रेटा ठीक कीजिए। सवाल इस बात का है कि दिल्ली में 7 तारीख को सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा जिस मुद्दे पर वोटर वोट डालेगा, एक चीज़ समझ लें। दूसरा, आपने आप एक चीज़ अच्छी बहुत दिखाई है कि 51% केजरीवाल जी 51% पर्सन पर है के आधार पर। हाँ नहीं, 51% पर्सन पर है और 41 सीएम, मतलब कोई जो व्यक्ति खड़ा है उसको लेकर के ही आप कह रहे हैं ना कि व्यक्ति अगर है तो 51% चला जाता है और 23% पार्टी। सुनिए, 23% पार्टी, मैं वही आ रहा हूँ। तो 51 और 23 डिफरेंस जो है केजरीवाल और इनमें 3% का है। और अगर आप पार्टी का भी, अगर आप ये 23% अगर बीजेपी और आपको अगर आप मिलाएंगे, मान लीजिए, क्योंकि पार्टी भी आएगी ना, ठीक है, आप दोनों को कह रहे हैं, तो ये यही होता है कि पार्टी और पर्सन, ये टोटल का योग कितना होता है ये देख लीजिए। चलिए, मैथमेटिक्स में हम ना उलझे, हम एक मिनट, क्योंकि हमारे साथ 12 या 13 सवाल हैं। हमारे साथ आलोक मेहता जी भी जुड़ चुके हैं, लेकिन हम ब्रेक के बाद उनके पास चलेंगे। ब्रेक हमको जरा सा लेना जो मैं कहना चाह रहा था, एक लाइन आखिरी वही। देखिए, केजरीवाल जी अकेले व्यक्ति हैं इन तमाम चुनावों में, पहली बार जिसको बीजेपी को किसी व्यक्ति का सामना करना पड़ रहा है जो भागा नहीं है। बाकी सब जगह पे एंटी इनकम्बेंसी कदर थी, लोग फाइट में नहीं थे। तो और दूसरी बात यह है कि देखिए, अन्ना हजारे से आशीर्वाद लेके 2 लोग निकले थे बाहर। आप रहोगे ना? नहीं, आप जाओगे तो नहीं, बैठे हुए ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं, फिर लौटते हैं। चलिए सवाल है, क्योंकि लगातार केजरीवाल के बारे में कई बातें कही जाती हैं। केजरीवाल हैं क्या? अराजक, भगौड़ा, क्रांतिकारी या फिर नेता? आइए इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए कि लोगों की राय है कि सबसे ज्यादा लोगों को दुख इस बात का है कि 49 दिनों में ये छोड़कर चले गए थे सीएम की कुर्सी। 30% लोग इसीलिए कह रहे हैं वो भगौड़ा है। 25% मानते हैं वो रेवोल्यूशनरी है, क्रांतिकारी है, जिस लिहाज से चलते हैं, बोलते हैं, करते हैं ये। और एनार्किस्ट, इसका जिक्र बीजेपी की तरफ से हुआ था। 14% लोगों की राय है हाँ वो अराजक हैं। नेता के तौर पर 22% लोगों की राय है कि हाँ। मेहता जी, आलोक मेहता जी, आपकी राय क्या है अरविंद केजरीवाल को लेकर? ये 4 मुद्दे जो हैं सामने, उसमें जनता जिस दृष्टि से देखती है वही वो वजह है जो उनकी लोकप्रियता की वजह है? देखिए, मुझे तो लगता है कि जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें वो अराजक वाला भी रहा, क्रांतिकारी। देखिए, कुछ ही लोग मानते हैं, भगोड़ा ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से पलायन कर गए, और पलायन क्या कर गए, बड़े महत्वाकांक्षी होने के कारण कर गए। लेकिन मैं एक बात जोड़ूंगा प्रसून जी, जिस तरह से सर्वे जब हम लोग करते हैं तो हम जनता के कई लोगों के बीच जाते, वर्गों के बीच में। पिछली बार उनकी सफलता का राज ये था कि जो अपर कास्ट से, पृथ्वीराज रोड पर रहने वाला, बंगाली मार्केट में रहने वाला, ग्रेटर कैलाश में रहने वाला, वो भी उनको नेता मान रहा था, जो संपन्न वर्ग है। हम जब, मुझे ऐसा लगता है, वो आपके सर्वे के लोग बता सकते हैं कि क्या उस वर्ग तक भी पहुंच पाए, क्योंकि आमतौर पर वो वोटर ने भी पिछली बार इनको विजय दिलाने में सफलता पाई थी। और इसीलिए अराजक या भगोड़ा मानने वाला एक मध्यम वर्ग भी है, नीचे का भी है। लेकिन ये ठीक है कि जो आपका थोड़ा आंकड़ा उनको ज़्यादा दिखा रहा है, उसकी वजह यह है कि जब हम सर्वे करते हैं तो ज़मीन पर जो लोग काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उन लोगों के उसमें अभी भी केजरीवाल ज़्यादा लोकप्रिय हैं, ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। लेकिन जब जीत का नतीजा आएगा तब वो वर्ग भी काम करेगा जो उच्च मध्य वर्ग है, और बड़े पैमाने पर जो मानते हैं कि केजरीवाल से हमें कुछ मिलना नहीं है, वो केवल आंदोलन करते रहेंगे। चलिए, हम केजरीवाल की राय को साथ ले आएंगे, लेकिन हमको लगता है किरण बेदी को भी अब साथ में ले आना चाहिए। दोनों को लेकर क्या राय बनती है? आलोक जी की बात तो मैं जरूर कुछ हम ब्रेक के बाद लेकिन बात करेंगे। चलिए, ठीक।